चलिए स्टार्ट करते हैं अधिगम का आंकलन। ठीक है, तो अधिगम का आंकलन स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे कि आंकलन क्या होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न जो अक्सर आंकलन की बात करते समय उठता है। ठीक है, क्या बात करने के लिए उठता है? आंकलन की बात करते समय उठता है कि ये आंकलन शिक्षक के लिए है या विद्यार्थी के लिए है। किसके लिए है? शिक्षक के लिए या विद्यार्थी के लिए? तो चलिए इसको जानते हैं। इसे आरंभ में ही स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आंकलनकर्ता और आंकलन के लिए किए जाने वाले दोनों के लिए अक्सर स्पष्टता की ओर स्पष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा और संसाधनों का अपव्यय हो सकता है। क्या हो सकता है? ऊर्जा और संसाधनों का अपव्यय हो सकता है। इसके अलावा हमें विभिन्न प्रकार के कमी के समय ऊर्जा और संसाधनों की अपव्यय हो सकता है। इसके अलावा हमें विभिन्न प्रकार के आंकलन समझने की आवश्यकता है। तो अधिगम का आंकलन और अधिगम के लिए आंकलन। ठीक है, अधिगम के बीच का अंतर और कार्य और उद्देश्य का है। ठीक है, क्या है? अधिगम का जो आंकलन है वो अधिगम और आंकलन के बीच का अंतर कार्य है और उद्देश्य का है। कभी कभी आंकलन केवल एक प्रकार के मानदंड के रूप में यह देखने के लिए कि विद्यार्थी कितना कर सकता है और वो कितना अच्छा कर सकता है, तो ये अधिगम का आंकलन है। क्या है? वो अधिगम का आंकलन है। फिर है हमारा, हालांकि अगर वही अधिगम की प्रक्रिया के परिणामों में सुधार को संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाए, मतलब जो हमारे काम में जो सुधार होते हैं उसी चीज़ में हम उसको अगर संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाए तो इस अधिगम के लिए आंकलन माना जाएगा। तो हम इसको आंकलन मान सकते हैं। वास्तव में दोनों के बीच बहुत समानता है, दोनों के बीच में बहुत ही समानता है। जैसे कि संदर्भ में दिए गए ही परीक्षण को अधिगम का आंकलन माना जाएगा। क्या कह रहा है कि आंकलन जो अधिगम के लिए आंकलन है, जबकि दूसरे संदर्भ में इसमें अधिगम के लिए आंकलन किया जाएगा। अधिगम का जो आंकलन है वो माना जाएगा और दूसरे संदर्भ में अब पढ़ेंगे अधिगम का आंकलन। ठीक है, तो जो कि फर्स्ट पॉइंट है और इस फर्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम का आंकलन। क्या कह रहा है कि आंकलन का पारंपरिक कारण प्रमुख रूप से शिक्षकों के द्वारा और विद्यार्थियों की उपलब्धि के परिणामों के साथ साथ होता है। किसके साथ साथ होता है? शिक्षकों के द्वारा और विद्यार्थियों की उपलब्धि के परिणामों के साथ साथ कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विद्यार्थी का चयन करना और उनमें छांटना। क्या छांटना? मतलब बच्चे को छांटना कि किस तरह के बच्चे कोई जैसे होता है कि कोई मेडिकल में होता है, कोई टीचर्स में होता है, कोई डॉक्टर में होता है, और हर तरह के बच्चे होते हैं। जैसे जो हम लोग कह सकते हैं कि कोई बच्चे की 50 रैंक आई, किसी की 60 आई, किसी की 70% आए, तो इस वजह से हम लोग कहने का मतलब है कि बच्चे को छांटना और उनको ग्रेडिंग देना। जिस हिसाब से बच्चे के नंबर आए हैं उसी हिसाब से बच्चे को ग्रेड देना। ठीक है, अधिगम का आंकलन इस तरह के उद्देश्यों के लिए स्कूल में आंकलन का प्रमुख प्रकार है। इसी तरह के जो उद्देश्य होते हैं आंकलन होता है, यही इनके प्रकार हैं। ठीक है, इस तरह के आंकलन का उद्देश्य स्कूल में विद्यार्थियों के अधिगम की प्रगति और इनकी रिपोर्ट को प्रमाणित करता है। क्या करता है कि विद्यार्थी के जो अधिगम की प्रगति है, जो उन्होंने पढ़ाई की है, जो उनका रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो कैसे बनता है
जो बच्चे ने पेपर दिया है, एग्ज़ाम दिया है, उसमें ये हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं कि बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे का ग्रेड कितना है, ये सब चीज़ें। और उसी से हम उनका रिपोर्ट तैयार करते हैं और प्रमाणित करना होता है। किस लिए? ताकि हम उनके माता पिता को वो दिखा सके कि इनके बच्चे के इतने नंबर आए हैं। ठीक है। इसका उपयोग पूर्व निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर एक प्रक्रिया कौशल सीखने के संकेतक और अधिगम के परिणाम के खिलाफ विद्यार्थियों के अधिगम को बेंचमार्क करने के लिए किया जाता है। बच्चों को बेंचमार्क करने के लिए किया जाता है। जो विद्यार्थी होते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, उनको हर तरह का एक इनाम दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार दिया जाता है, जो कि यह देखने का एक तरीका है कि विद्यार्थी क्या कर सकते हैं। और ज़्यादातर आमतौर पर अन्य विद्यार्थियों की तुलना में विद्यार्थी की सापेक्षा स्थिति के बारे में भी पता। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो इसमें आपने क्या समझा? इसमें ये कहा गया है कि जैसे इस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं, जो कार्यक्रमों में जो ये जानने में मदद मिलती है कि कौन से विद्यार्थी कितना अच्छा कर सकते हैं और कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कितना अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। उस बच्चे को उस तरीके से सिखा सकते हैं, उसको उसी तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है। और आंकलन की दक्षता जो होती है वो इनकी वैधता और विश्वसनीयता पर निर्भर होती है कि वो कितने अच्छे से वो कर सकते हैं। परीक्षण सामग्री आमतौर पर निर्धारित पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के द्वारा जो विषय होते हैं, जो प्रतांक अंक उन्हें मिलते हैं, वो भी इतना सरल है कि ये अन्य क्षेत्र में जो कौशल की प्रगति को प्रतिबिंब नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें हमारे किस में आती है? आंकलन, अधिगम का आंकलन में आती है। और अब हम जानते हैं इनकी कुछ विशेषताएं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने जो पढ़ा है, इसी में से आप इनकी विशेषताएं भी बता सकते हैं। तो आप बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। जैसे इसमें लिखा है कार्यक्रम, तो कार्यक्रम से भी हम लोग बता सकते हैं कि कार्यक्रम क्या क्या होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। छांटना मतलब बताए थे कि हर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। ठीक है। और ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग मैंने बताया कि ग्रेडिंग जो होते हैं बच्चों की जो बच्चे की क्षमता होती है, जो बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ होती है, उसी को देख करके हम उनको ग्रेडिंग देते हैं। ठीक है। रिपोर्ट, तो उसी हिसाब से हम उनका रिपोर्ट बनाते हैं बच्चे की सारी क्वालिटीज़ को देख के। और उसका प्रमाणिकता, तो देखिए प्रमाणिकता, तो जो प्रमाणिकता है वो हम उसको प्रमाण के लिए उनके माता पिता को एक प्रमाण के रूप में दिखाते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें आपके इसी पैराग्राफ में ही आएंगी। इनकी विशेषताएं आप समझकर लिख सकते हैं। तो इसमें आपको कितनी विशेषताएं मिली देखिए। कार्यक्रम, छांटना, ग्रेडिंग, रिपोर्ट, प्रमाणिकता। ठीक है। ये आपको कितने मिले? 5 पॉइंट। जो आप 5 पॉइंट समझ लेंगे तो आप अच्छे से इसका आंसर लिख सकते क्या होता है। और अब हम बढ़ेंगे अधिगम के लिए आंकलन, अर्थात सीखने से पहले या सीखने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? अधिगम के लिए आंकलन कहलाता है। आंकलन का उद्देश्य लगातार बदल रहा है। ये रिपोर्ट कार्ड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये विद्यार्थियों के अधिगम, शैक्षिक प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है और विषय के साथ साथ विद्यार्थी की संलग्नता को बढ़ा सकता है, उनके हुनर को बढ़ा सकता है, उनको सिखा सकता है। जैसे यह शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल की समझ को जानने और उनके अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समायोजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का रचनात्मक आंकलन है। ठीक है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि न केवल विद्यार्थी के लिए होती है, बल्कि शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होती है।
ये विद्यार्थी और उनके शिक्षकों के लिए साक्ष्य जुटाने और उनकी व्याख्या करने के लिए की जाती है, ताकि ये तय किया जा सके कि विद्यार्थी अधिगम के किस स्तर पर हैं और उन्हें अधिगम के किस स्तर पर ले जाना है, वो कहाँ तक पहुँचे हैं और वो किस स्तर तक हैं, वो क्या कर सकते हैं और उनको कहाँ तक ले जाना है, और उस स्तर तक पहुँचाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है या उस बच्चे को कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, अभ्यास करना है। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले जो हम अभ्यास करते हैं वो उसी में आता है, किसमें, अधिगम के लिए आंकलन। ये सही रूप से अवलोकन किया गया है कि पाठ्यक्रम में अधिगम की गुणवत्ता में सुधार केवल इसका निर्धारण करना ही नहीं होता है, बल्कि वर्ष के अंत में विद्यार्थी को किस हद तक पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय सामग्री में सहायता महारत हासिल है। ठीक है, बल्कि ये भी है कि वे पूरे वर्ष पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में किस प्रकार प्रगति की है, उन्होंने किस प्रकार उसका पाठ्यक्रम किया है, वो किस तरीके से उन्होंने स्टडी की है और उन्होंने क्या सीखा है। विद्यार्थी के अधिगम के बारे में मूल्यवान साक्ष्य प्रदान करने के अलावा अधिगम के लिए आंकलन विद्यार्थी को अपने स्वयं के अधिगम का आंकलन करने में सहायता मिलती है, बल्कि वो खुद ही अपने स्वयं को आंकलन कर सकते हैं, इसलिए उन्हें इसमें सहायता मिलती है। अब हम इनके पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स, विशेषताएं, ठीक है, समझने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है अध्यापन कार्य से पहले, मतलब सीखने व सिखाने से पहले जो आंकलन किया जाता है वो अधिगम के लिए आंकलन में आता है। ठीक है, किसके में आता है, अधिगम के आंकलन में आता है। नेक्स्ट है हमारा पूर्व ज्ञान। बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानना कि बच्चे के अंदर कितना ज्ञान है, तब आप उसे सिखा पाएंगे। ठीक है, तब वो और अच्छे से सीख जाएगा। थर्ड पॉइंट है प्रवेश परीक्षा। जब हम बच्चे की परीक्षा लेते हैं तो बच्चे कितना जानते हैं, उसके अंदर कितनी क्षमता है, ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम लोग इनकी प्रवेश परीक्षा लेते हैं। फोर्थ है रुचि की पहचान, मतलब बच्चे के अंदर किस तरह की रुचि है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जब वे सब हम जान जाएंगे तब हम उसे एक अधिगम कराना सिखा सकेंगे। ठीक है, उसे किस तरह से अधिगम कराना है ये सब चीज़ हम लोग जान जाएंगे और उसे उसी तरीके से अधिगम सिखाएंगे या और अच्छे से कर पाएंगे वो। क्षमता क्या होती है, फिफ्थ पॉइंट है क्षमता जानना। जब हम बच्चे को कुछ सिखाएंगे उससे पहले हम ये पता करेंगे कि वो किस कार्य को जल्दी कर सकता है। जिस कार्य को वो जल्दी कर सकता है, जिस कार्य में उसको अच्छा लगता है, वो हम उसको जल्दी सिखा सकते हैं। सिक्स पॉइंट है विषय वस्तु। बच्चा अच्छा सीखे, इसी को हम विषय वस्तु कहते हैं, जो कि हम बच्चा जो काम उसी चीज़ को अच्छे से सीख सकता है जिस चीज़ में उसकी जो विषय उसको पसंद है, जैसे मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस जो भी होता है। तो बच्चे को कुछ एक विषय वस्तु होती है जिससे वो एक सब्जेक्ट पसंद करता है, उसी से वो इंटरेस्ट रखता है, उसी से वो सीख सकता है। सेवन्थ पॉइंट है शिक्षण विधि का चयन। शिक्षण विधि से कैसे हम बच्चे को सिखाएं कि वो समझ सके। तो शिक्षण विधि जो होती है बच्चे को किस तरह से सिखाएं, किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह से उसको बताएं ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। अभ्यास क्या होता है, जैसे हम कोई पेपर देते हैं या किसी चीज़ की तैयारी हम लोग करते हैं या हमको कुछ काम करना होता है तो हम पहले उस चीज़ का अभ्यास करते हैं कि मुझे उस चीज़ को कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्यों करना है। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग अभ्यास करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं अभ्यास।